अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम अपने पहले वीडियो में एफपीएससी का जो पास्ट पेपर था उसके पार्ट 1 इंग्लिश की डिस्कशन कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज हम तशरीफ़ लाए हैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए एफपीएससी का पेपर, पास्ट पेपर जो कि सीनियर एडिटर का था, उसके पार्ट 2 की डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल पार्ट होता है सीनियर एडिटर के पेपर का, और वो बेस करता है अकाउंटिंग और ऑडिट के सब्जेक्ट पर। आइए शुरू करते हैं अपना पेपर का दूसरा पार्ट, प्रोफेशनलिज्म, जो कि अकाउंटिंग और ऑडिट पर बेस कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपको MHN नॉलेज यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। 20 MCQs की डिस्कशन हम कर चुके थे। 21st MCQs जो कि उस पे FPSC के सीनियर ऑडिटर के पेपर में आया हुआ है, वो है अकाउंटिंग के बारे में। विच सिस्टम प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज़ यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मेक बाय डिसीजन। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, परचेज अकाउंट पेबल, कैश डिसबर्समेंट और नन ऑफ दीज। अच्छा, ये जो इन्होंने ऊपर 21 क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करती है कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग ऊपर वाली स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो इसमें नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, हमारा 22वां और 23वां ऑप्शन जो है वो MCQs भी अकाउंट से रिलेटेड है। 22वां है द ऑर्डर ऑफ एंट्रीज मेड इन द लेजर बाय, यानी एंट्रीज़ की ऑर्डर लेजर में किस तरह की जाती है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ट्रांजैक्शन नंबर, अकाउंट नंबर से, डेट देखकर, या नन ऑफ दीज। तो 22वें ऑप्शन में, 22वें MCQs में मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो बी आएगा। अकाउंट नंबर को देखकर हमने लेजर में एंट्रीज करनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हम डिस्कस कर लें कि अगर सेम इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए और लेजर की जगह पे उन्होंने वर्ड यूज़ किया हो जर्नल का, यानी जो जर्नल होता है जो एंट्रीज़ की जाती हैं, तो फिर 22वें का ऑप्शन क्या बनेगा। अगर इसका क्वेश्चन इस तरह हो कि द ऑर्डर ऑफ एंट्रीज मेड इन द जर्नल बाय, तो फिर इसका ऑप्शन सी आएगा। लेकिन अभी इसी क्वेश्चन में 22 जो पेपर में आया हुआ था उसके हिसाब से इसका आंसर बी बनता है, अकाउंट नंबर। 23 MCQs हैं हमारे पास। इन जर्नल स्पेशल जर्नल वुड बी यूज टू रिकॉर्ड, सेल जो है वो भी स्पेशल जर्नल होता है, उसमें रिकॉर्ड की जा सकती हैं। कैश डिस्बर्समेंट भी होती हैं। डेप्रिसिएशन एक ऐसा अकाउंट है जिसमें जर्नल स्पेशल जर्नल वुड बी यूज टू रिकॉर्ड, यानी डेप्रिसिएशन ही एक ऐसा जर्नल होता है इस स्टेटमेंट पे जो पूरा होता रहा है। तो 23 में हमारा ऑप्शन आएगा डी, डेप्रिसिएशन। अच्छा, 24 MCQs हमारा है। सब्सिडरी लेजर आर यूज्ड मैनुअल अकाउंटिंग इन्वायरमेंट, व्हाट फाइल इज कंपेरेबल टू सब्सिडरी लेजर इन कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट। इसमें हमारा ऑप्शन आएगा डी, यानी मास्टर्स फाइल्स। अच्छा, इसी 24 क्वेश्चन में साइड पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिख दी हैं कि अगर यही सेम क्वेश्चन सब्सिडरी लेजर की जगह पर अगर इसमें सब्सिडरी जर्नल का वर्ड यूज़ किया जाए तो फिर कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर इसमें सी ऑप्शन आएगा, ट्रांजैक्शन फाइल। 25वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्चिव फाइल। आर्चिव फाइल कौन सी होती है? जिस तरह हमने वो ईमेल्स, आप सारों की आईडीज़ होंगी जीमेल पे या याहू पे, आउटलुक पे, जिधर भी, उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। एक इनबॉक्स का होता है, एक
सेंट आइटम का होता है, एक स्पैम्स मैसेज का होता है, ईमेल्स का होता है, और एक आर्चिव ईमेल्स का होता है। तो यानी ये जो आर्चिव ईमेल्स है 25वें ऑप्शन में, इसमें डी ऑप्शन आएगा। जब हम अकाउंट रिसीवेबल को रिटर्न ऑफ कर देते हैं तो वो वाली फ़ाइल हमारी आर्चिव फाइल कहलाती है। 26वां क्वेश्चन MCQs है, व्हेन डिटरमिन द बैच साइज विच कंसिडरेशन इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें हमारा ऑप्शन डी आएगा, बैलेंसिंग द ट्रेड बिटवीन बैच एंड। अच्छा, 26वें को आप एक बार देख लेना कि इसका राइट ऑप्शन क्या है, लेकिन व्हेन डिटरमिन द बैच साइज विच कंसिडरेशन इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट, मुझे इसका ऑप्शन बी लग रहा है, कंपाइलिंग विद लीगल मैंडेट्स। 27 है, डाटा फ्लो डायग्राम। ये मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। इसका एग्जैक्ट मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इसकी राइट आंसर यानी है तो ए ऑप्शन इसका राइट, लेकिन किस बेस पे है उसकी एक्सप्लेनेशन क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं है, तो इसको भी देख लीजिएगा। 28वां क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। अच्छा, ये ऑप्शन ए जो है, द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट एंडिंग बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन द जनरल लेजर, ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है, क्योंकि वो जो लेजर हमने बनाया होता है टी अकाउंट, उसकी जो क्लोजिंग बैलेंस होती है वही ट्रायल बैलेंस में जाती है इस तरह, तो ये ऑप्शन ठीक है। वन पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस इंश्योर दैट डेबिट एंड, हाँ, तो बी ऑप्शन भी ठीक है कि जब हम यानी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है उसको प्रिपेयर करने का मतलब क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल हैं, यानी उनका इफ़ेक्ट ज़ीरो आ रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड प्रिपेयर बेस्ड ऑन द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ये एडजस्टेड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे अनएडजस्टेड आएगा। अनएडजस्टेड होगा तो फिर हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये फॉल्स ऑप्शन बन रहा है, तो 28वें MCQs का मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। 29th में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, यानी जब भी सबसे पहले जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, फिर लेजर बनाया जाता है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। तो 29वें MCQs का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 30 MCQs है, विच सिचुएशन इंडिकेट एन इंटरनल कंट्रोल रिस्क इन द जर्नल लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें 4 ऑप्शन नीचे दिए गए। ऑप्शन डी साइड पे एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी हुई, लेकिन ऑप्शन डी इसलिए ठीक है कि जब एम्प्लॉय ऐसा एम्प्लॉय जो कि कैश रिसीट्स जनरल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है इन देयर अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर, तो ये चीज़ जो है इंडिकेट करती है इंटरनल कंट्रोल रिस्क इन जनरल लेजर में। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 31 है, विच बेस्ट डिस्क्राइब अ बैच प्रोसेस जर्नल लेजर सिस्टम। 31 में ऑप्शन नीचे 4 गिवन है, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैच प्रोसेस जर्नल लेजर सिस्टम है क्या। अकाउंटिंग में एक बैच जर्नल लेजर सिस्टम होता है, एक रियल टाइम अकाउंटिंग होती है, लेकिन ये अकाउंट्स के रिलेटेड है। इस पर हम कभी डिस्कशन करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से, जब मैं अकाउंट्स का कोई टॉपिक पे लेक्चर दूंगा तब इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ये समझ लेंगे बैच प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि किसी भी काम को डाटा ऑन डिलेड बेसिस यानी बैच प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेसिंग है डाटा का जो कि ऑन डिलेड बेसिस होता है। और ये अप्रोच कॉमनली तब यूज़ की जाती है जब दो डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ जो हैं वो फॉल प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी काम के लिए। एक उसका ऑप्शन है टाइमलाइनेस और दूसरा होता है एफिशिएंसी।
टाइमलाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जब हमें इंफॉर्मेशन की बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं होती तो उस काम को डिले कर दिया जाता है। और दूसरा होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है कि जब एफिशिएंसी को में कॉस्ट को एसोसिएट कर दिया जाता है, यानी अगर हम इमीडिएट कोई काम करना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट को एसोसिएट किया होता है तो इसीलिए हम वो काम ज़्यादा जल्दी नहीं करते, उसको डिलेट कर देते हैं ताकि उसकी कॉस्ट कम की जा सके। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी, देयर इज़ अ टाइम बिटवीन ट्रांजैक्शन प्रोसेस एंड पोस्टिंग टू द जनरल लेजर, ये इसका यानी लैग डिफरेंस, लैग बिटवीन के किसी चीज़ के दरमियान कोई डिलेड आ जाए। 32वां ऑप्शन है कि एन एडवांटेज ऑफ बैच जनरल लेजर सिस्टम इज़ दैट, जैसा हम बैच लेजर सिस्टम के बारे में थोड़ी सी हमने डिस्कशन की है, बैच लेजर सिस्टम के बारे में किसी और वीडियो में लेक्चर तैयार करके बताऊंगा कि वो क्या चीज़ होती है। यहाँ पर ऑप्शन सी आएगा, अपडेट एंड रिकन्सिलिएशन ऑफ ट्रांजैक्शन अकर एज अ स्टेप विद इन द ट्रांजैक्शन साइकिल। तो 32 में ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 33वें में वो पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। अथॉरिटी रेफर टू इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन टू अचीव डिज़ायरेबल, अथॉरिटी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल ऑब्लिगेशंस टू अचीव डिज़ायरेबल, नहीं ये स्टेटमेंट ठीक नहीं, और ये मेरे ख्याल से ये है ऑडिट का क्वेश्चन। इफ़ एन एम्प्लॉय इज़ गिवन the responsibility for a task that employee should be given authority to make decision within a, ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ये ठीक लिखी हुई है। 33 में ए ऑप्शन जो है वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। द डिटेल प्रोवाइड टू एम्प्लॉय इज़ फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉय पोजीशन विद द फर्म, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो 33 में ऑप्शन 1 जो है वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 34 में पूछ रहे हैं कि द इनकम स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर, कब इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है? बिफोर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग से पहले बनाई जाती है, ठीक है, और बिफोर द बैलेंस शीट, हाँ इन दोनों से पहले हमें इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है। आफ्टर रिटेन अर्निंग एंड द रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बाद में बनती है जबकि इनकम स्टेटमेंट पहले बनती है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत होगी। आफ्टर द रिटेन अर्निंग, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर फॉर MCQ नंबर 34। 35 में वो क्या पूछ रहा है कि इन अ डिफाइंड बेनिफिट प्लान द प्रोसेस ऑफ फंडिंग रेफर्स टू ऑप्शन सी, making the periodic contribution to a funding agency to ensure that funds are available to meet retirees claim। ये ऑडिट का क्वेश्चन लग रहा है और इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप गूगल कर लेना, या जिसको पता हो कमेंट्स में काइंडली मेंशन कर दे, क्योंकि इसके बारे में मुझे भी एग्जैक्ट इस टाइम पर एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है कि बेस्ट ऑप्शन सी क्यों सिलेक्ट किया गया। 36वां, इन अ डिफाइंड कंडीशन प्लान अ फार्मूला इज यूज दैट, तो 36 में है डिफाइन द बेनिफिट दैट यूज एम्प्लॉय विल रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, जो कि है रिक्वायर एज एन एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट अ सर्टन सम ईच पीरियड बेस्ड ऑन द फार्मूला। अच्छा, इसमें ये टैक्स का भी इसी तरह, वो प्रोविडेंट फंड का भी टैक्स में BCom की बुक में प्रोविडेंट फंड के बारे में भी जो सी स्टेटमेंट लिखी है ना कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई तकरीबन आलमोस्ट सेम ही, वो कुछ परसेंटेजेस भी वहाँ पे डिफ़ाइन की हुई हैं, तो यानी इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे तो वो उस तरह का फार्मूला यूज़ होता है। इसलिए 36 में ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following not a characteristic of a defined contribution pension plan? 37 क्वेश्चन जो कि ऑडिट का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन बी, द बेनिफिट टू रिसीव बाय एम्प्लॉय आर यूजुअली डिटरमिन्ड बाय एम्प्लॉयज़ हाईएस्ट ईयर ऑफ सैलरी डिफाइंड बाय द टर्म्स ऑफ प्लान। क्वेश्चन 30C में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
38 है अल्टरनेट मेथड्स एग्जिस्ट फॉर मेजरमेंट ऑफ पेंशन ऑब्लिगेशन लाइबिलिटी विच मेजर रिक्वायर द यूज ऑफ फ्यूचर सैलरी एंड इट्स कंपनसेशन वेस्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एक्यूमुलेटेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो 38 में ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का मेथड अल्टरनेट मेथड होता है पेंशन ऑब्लिगेशन को मेजर करने का। 39 है द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज़। फाइनेंशियल मार्केट का पर्पज़ क्या होता है, यानी जिसमें वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की डीलिंग होती है, तो उसमें ऑप्शन बी एलोकेट ऑफ सेविंग एफिशिएंसी बेस्ट ऑप्शन है। कंट्रोल इन्फ्लेशन या इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक लोएस्ट द यील्ड बॉन्ड्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 41 बी मेरे ख्याल से मैंने रिपीट कर दिया, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि कर्सर को देखकर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो पीडीएफ का ऑप्शन है, पीडीएफ का सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने इसी स्लाइड्स में पीडीएफ का पेपर एफपीएससी ने जो सीनियर ऑडिटर का हेल्ड किया था वो अपलोड किया हुआ है। जब किसी को अगर पीडीएफ में ये पेपर चाहिए तो वो अपनी ईमेल या हमें व्हाट्सएप के थ्रू रीच आउट करें तो हम उनको सेंड कर देंगे। ये पूरी स्लाइड्स भी और पीडीएफ का पेपर फिर यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43 की। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 42 है कि एसेट आर हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। डेफिनेटली जब भी कोई एसेट्स ख़रीदा जाता है किसी भी कंपनी के लिए तो वो बिज़नेस के लिए वो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रीसेल, अगर यहाँ पर रीसेल ऑप्शन इसलिए नहीं आएगा कि फिर एसेट्स की जगह पे इन्वेंट्री होती है। कन्वर्जन इनटू कैश तो अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री दोनों आते हैं, ये भी नहीं है। नन ऑफ दीज। तो 42 ऑप्शन में 42 MCQs का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 43 MCQs है डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड एसेट। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन जो है वो फिक्स्ड एसेट पर चार्ज की जाती है। अगर इसकी जगह पे अमोर्टाइजेशन होता है वो भी फिक्स्ड एसेट पर ही चार्ज की जाती है, लेकिन वो करंट एसेट पे तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होती। अच्छा, इस 44 क्वेश्चन है कि डेफर्ड टैक्सेशन क्या होती है। डेफर्ड टैक्सेशन तो फिक्स्ड लाइबिलिटी होती है, एसेट्स नहीं होता। प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ रेलेवेंट टू MCQs 45। प्रोसेस कॉस्टिंग ज़्यादातर सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। मैं ख़ुद अभी जो जहाँ पर हमारा ऑफिस है उसके नीचे बेस्ट वे सीमेंट काम कर रही है, तो वहाँ पर ज़्यादातर यही प्रोसेस कॉस्टिंग सीमेंट इंडस्ट्री में ही यूज़ हो रही होती है। किसी और टाइम जब वीडियो बनाएंगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग पर भी डिस्कशन करेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है, लेकिन अभी MCQs के हिसाब से तो फ़िलहाल यही समझ लें कि सीमेंट इंडस्ट्री में प्रोसेस कॉस्टिंग को यूज़ किया जाता है। 46 में क्या कह रहा है, स्ट्रैटिफाइड ऑडिट सैम्पल मीन रैंडम आइटम्स आर सिलेक्टेड फॉर ऑडिट। किसी भी ऑडिट पर्पस के लिए अगर हम रैंडमली सिलेक्शन करते हैं आइटम्स की तो वो स्ट्रैटिफाइड ऑडिट कहलाता है। तो ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। इनकम टैक्स रेट आर द सेम 47 में बैंकिंग कंपनीज़ के लिए जो इनकम टैक्स रेट है वो सेम होता है जिस तरह लिमिट बाकी कंपनियों के लिए होता है। 48, 49 और 50 क्वेश्चंस इस स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। लीडर्स परफॉर्म डिसीजंस रोल। जो भी लीडर होते हैं, टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो डिसीजंस
लेती है और जो इम्प्लीमेंटेशन होती है या जो काम करवाया जाता है वो अपने सबॉर्डिनेट से या उनसे जो जूनियर्स होते हैं उनसे वो काम कराए जाते हैं। करंट रेशो इज़ कैलकुलेटेड टू, अब करंट रेशो तो वैसे सिंपली करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़ के थ्रू फाइंड आउट किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वो ऑप्शन दिया नहीं हुआ, तो सी ऑप्शन मेजर द लिक्विडिटी ऑफ कंसर्न, यानी करंट रेशो का मतलब यही होता है कि कितने जल्दी ये अपनी लाइबिलिटी, छोटी लाइबिलिटीज़ जो होती हैं वो पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। डिबेंचर क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? डिबेंचर लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटी ऑफ अ बिज़नेस को रिप्रेजेंट करती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल तो खैर ये ऑनर्स इक्विटी होती हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये भी डिबेंचर्स नहीं होते। डायरेक्टर्स शेयर इन अ बिज़नेस, ये भी डिबेंचर्स नहीं होते। तो सी ऑप्शन जो है वो मोस्ट सूटेबल आंसर है इसका 50 MCQs का। तो 51 MCQs है। ऑडिटिंग इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। ऑडिटिंग जो है नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। स्टॉक इन ट्रेड क्या होती है, यानी इन्वेंट्री के बारे में पूछ रहे हैं तो स्टॉक इन ट्रेड जो है वो इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट होती है। 53 MCQs है। बिजनेस हैज़ एन एसेट ऑफ 44,312 एंड ऑनर्स इक्विटी 13,210। लाइबिलिटी की अमाउंट पूछ रहे हैं तो हमारी अकाउंटिंग की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो होती है एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। एसेट्स का हमें पता है 44,312 एसेट्स हैं इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी हमें नहीं पता, और इक्विटी हमारी 13,210 है। तो इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं एक्सेल की शीट चेक कर लेते हैं। एक्सेल की शीट में मैंने सॉल्व किया हुआ है एक्सेल पर, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरह सॉल्व किया है। ये एक्सेल की शीट आ गई। क्वेश्चन नंबर 53 का ये हमारी बेसिक इक्वेशन है अकाउंटिंग की। ये हमारे एसेट्स हो गए, लाइबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है, इक्विटी ये है। तो मैथमेटिक्स का रूल लगाएंगे। इक्विटी उधर प्लस हो रही है और एसेट्स की साइड पे आ जाएगी तो माइनस हो जाएगी। ये ऊपर हमने फार्मूला लगाया हुआ है C3 माइनस F3 का, यानी C3 हमारा एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, F3 हमारा इक्विटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये माइनस होंगे तो 31,102 जो कि हमारे 53 क्वेश्चन का मोस्ट सूटेबल आंसर है वो बनता है ऑप्शन ए। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड फ्राम, ये किस चीज़ से बनाई जाती है? ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, लेजर कैश एंड बैंक बैलेंस ये बिल्कुल अलग चीज़ है। तो 54 में बेस्ट मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। 55 एंड 56 हमारा MCQs है। 55 है कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सेल्स हमें दी हुई है 60,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 50,000। इसका यहाँ पर कोई काम नहीं क्योंकि ये CGS में इस्तेमाल होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। ओपनिंग स्टॉक दी हुई है, परचेजेस दिए हुए हैं, वेजेस दिए हुए हैं एंड ऑफिस रेंट जो है वो नेट प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसमें नेट प्रॉफिट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसका भी सॉल्यूशन 55 का मोस्ट सूटेबल आंसर जो है वो इस क्वेश्चन में लॉस कर रहा है 10,000 रुपये का। इसका सॉल्यूशन मैं आपको एक्सेल शीट ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरह सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था कि ओपनिंग स्टॉक 10,000 दी हुई थी, परचेजेस 40,000 दी हुई थी, वेजेस 20,000 दी हुई थी, सेल्स 60,000 दिया था, क्लोजिंग स्टॉक कोई नहीं था हमारा। तो ये मैंने हाईलाइट किया, सेलेक्ट किया कुछ आइटम्स को जो मैंने सिलेक्शन किया ओपनिंग स्टॉक। इसको मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ कि ये डेबिट साइड है और सेल्स वाली आइटम्स जो है ये क्रेडिट साइड है। तो हमारी डेबिट साइड जो है वो 60,000 है और क्रेडिट साइड हमारी
डेबिट साइड हमारी 70,000 है, जबकि क्रेडिट साइड हमारी 60,000 है। तो इसका मतलब है कि हमारा राइट साइड जो है वो कम पड़ रहा है, उसमें 10,000 का हमें लॉस हो रहा है। सेल्स हमारी कम हुई हैं और एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हुए हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हमें लॉस हुआ है 10,000 रुपये। तो ऑप्शन ए बेस्ट ऑप्शन है। फिर 56 है, द कॉस्ट ऑफ एसेट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज़ कॉल्ड रेजिडुअल वैल्यू, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है। एंड पे जो डेप्रिसिएशन करते करते एक एसेट्स है हमारे पास, ये मिसाल पेन है, इसको मैं यूज़ करता हूँ, इसकी यूज़फुल लाइफ है 6 मंथ, तो 1 साल 1 महीने बाद 2 महीने बाद इसकी डेप्रिसिएशन होती है, तो 6 महीने बाद इसकी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। हो सकता है ये मैंने आज 50 रुपये के लिए 6 महीने बाद इसकी 5 रुपये मालियत की वैल्यू रह जाए, तो ये हमारी रेजिडुअल वैल्यू कहलाई जाती है। रिटर्न डाउन वैल्यू, एक्सपायर्ड वैल्यू, नन ऑफ दीज, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। फिर 57 में क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में स्लाइड्स भी शो की थी, एक्सेल पे भी शो किया था कि हमारे अकाउंटिंग की बेसिक इक्वेशन है एसेट इज़ इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो 57 में ए ऑप्शन जो है वो मोस्ट सूटेबल आंसर है। 58 में ये पूछ रहे हैं कि इन पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिमिटेड कंपनीज़ जो हैं वो प्रिपेयर की जाती है, किस अकॉर्डेंस प्रिपेयर्ड की जाती हैं। तो पाकिस्तान में जो IFRS इस्तेमाल किया जाता है वो भी, और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1994, यानी ऑप्शन सी इसका बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है। ये मैं उस पर कर्सर भी लगा रहा हूँ, यानी ए और बी दोनों जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए जाते हैं वो, और कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर 59 और 60 MCQs है। ये 59 में पूछ रहे हैं कि ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑप्शन सी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। आई थिंक इसमें ऑप्शन बी जो है वो हमारा मोस्ट सूटेबल आंसर है। फिर भी आप इसको गूगल कर लेना कि कौन सा आंसर मोस्ट सूटेबल है, करेक्ट आंसर है, तो काइंडली उसको फिर कमेंट्स में भी 59 डॉट आगे आंसर मेंशन कर देना। तो डिडक्शन, वैसे तो ऑडिट का मकसद होता है कि प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट किया जाए। और 60 MCQs है, द रिस्क मैनेजमेंट ऑफ फ्रॉड इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मैनेजमेंट इंसेंटिव सिस्टम बेस्ड ऑन सेल डन इन क्वार्टर। तो अभी हमारी वीडियो चूँकि तकरीबन 27 मिनट तक चली गई है, 40 MCQs हमने डिस्कस किए हैं। यहाँ तक हम अभी अपनी दूसरी वीडियोस को स्टॉप कर देते हैं। अपनी तीसरी वीडियोस यानी 61 से 100 मज़ीद 40 MCQs जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किए जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। अगर आपने हमें रीच आउट करना है तो ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर इस स्लाइड्स में शेयर कर दिए हैं। और कोई भी क्वेरी हो इन 3 सब्जेक्ट, ये जो मैंने साइड पर लेफ़्ट राइट साइड पर मेंशन किए हुए हैं, इन 3 सब्जेक्ट के हवाले से कोई भी क्वेरी होती है तो वो ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं और आपको इंशाल्लाह 24 घंटे के दौरान ही उसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। इवन दो अगर अकाउंटिंग के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है तो वो भी ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको भी सॉल्यूशन 24 घंटे के अंदर अंदर उनको व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू रिप्लाई बैक कर दिया जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।